बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कलीग्स, आई एम जफर अब्बास खान। शॉर्टकट पॉइंट पे आप दोस्तों से गपशप होती है। आज हमारे साथ एक बहुत ही लर्नेड पर्सनैलिटी है, एक बहुत ही शानदार कैंडिडेट। पीएमएस पास किया। पीएमएस पास करने के बाद बड़ी शानदार कामयाबी रिटन टेस्ट में ली। उसके बाद इंटरव्यूज दिए पीएमएस के। बहावलपुर डिवीजन से रिसेंटली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने नैब सीलदार की जो रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, इसमें बहावलपुर डिवीजन के टॉपर हैं। पहली पोजीशन हासिल की है बहावलपुर डिवीजन में। पूरा नाम मोहम्मद माज शरीफ। माज एक तो नाम भी बहुत बड़ा माशाल्लाह, और फिर कामयाबियां भी इतनी सारी। तो जरा तफसील से दोस्तों को इंट्रोड्यूस कराइए अपनी बैकग्राउंड क्वालिफिकेशंस कि कैसे मुमकिन हो सका, क्या सीक्रेट है कि इतनी कामयाबी और फिर टॉप कर लिया बहावलपुर डिवीजन को। बहुत शुक्रिया सर, आपके तारुफ का, आपके इन अल्फाज का बहुत शुक्रिया। आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, सक्सेसफुल। मैं उसमें एक चीज ऐड उन अपने तमाम भाइयों दोस्तों के लिए करना चाहता हूँ जो बदकिस्मती से या किसी भी वजह से इस इम्तहान में लिस्ट में नहीं आ सके। मुझ में और उनमें कुछ ऐसा फर्क नहीं है। मेरा इस इम्तहान को पास कर लेना कहीं किसी तौर ये साबित नहीं करता कि मैं उनसे ज्यादा काबिल हूँ या वो मुझसे कम काबिल। क्योंकि मैं भी शायद किसी और इम्तहान में उन्हीं की तरह एक आध बार क्वालिफाई नहीं कर सका। तो और हो सकता है वो आने वाले किसी इम्तहान में मैं ना क्वालिफाई कर सकूं, मेरे साथी दोस्त कर लें। तो कभी भी एक तो स्टूडेंट को ये मशवरा कि कभी ये ना समझिए कि जो पास कर रहा है वो काबिलियत में आपसे ज्यादा है। बस कभी किसी की मेहनत रंग ले आती है, किसी को अल्लाह ने इंतजार करवाना होता है। तो मेरे तारुफ में सर ये बात कि मैं ग्रेजुएट तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हूँ, और उसके बाद मैं अपनी जॉब अपनी फील्ड में इसलिए परसू नहीं कर सका क्योंकि हमारे यहाँ कानपुर में, कानपुर जिला रहीमिया खान से मेरा ताल्लुक। यहाँ मेरी फील्ड की जॉब नहीं थी और घर रहना मेरे लिए जरूरी था अपने वालिद साहब की तबीयत की वजह से। इस वजह से मैंने फिर तैयारी शुरू की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। उसी तैयारी के दौरान, और ये एक लंबा सफर है सर, कोई शॉर्टकट नहीं था मेरे लिए। पहले पीएमएस किया, सीएसएस की अटेम्प्ट दी, नहीं हो सका। पीएमएस क्लियर कर लिया, इंटरव्यू पास किया, एलोकेट नहीं हो सका। तो नायब तहसीलदार मेरा पहला एग्जाम था जो वन पेपर का मैं दिया, अल्लाह की शुक्र है मुझसे क्लियर हुआ। और जो जो इस सफर के दौरान मेरे साथ हुआ और जो मैंने सीखा, जो अपनी गलतियों से खुद को दुरुस्त किया, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने दोस्तों से शेयर करूं, और आज आपके इस प्लेटफॉर्म के जरिए से हम ये सारी बातें अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। और मेरा मकसद ये है कि मैं उनकी हिम्मत बढ़ाऊं कि कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, और अगर अल्लाह ने आपके लिए कुछ कोई रास्ता रखा है तो इंशाल्लाह आपको मिलेगा। बस उसके लिए मेहनत दरकार है, वो आपने एक खास तरीकेकार से। Acha Maz, we will start from your interview experience because many candidates who are waiting for the result of the NAP CEDAR, they are very anxious कि उन आपने किस तरह से इंटरव्यू दिया, किस जो ऑनरेबल लर्नेड ज्यूरी मेंबर्स थे, चेयरमैन साहब कौन थे, तो आप कैसे ड्रेसअप होके गए थे, आपसे किस तरह के क्वेश्चन किए गए, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, और कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको इस काबिल बनाया कि आप माशाल्लाह आपने टॉप कर दिया। तो इफ़ यू रिकॉल योर इंटरव्यू एंड शेयर विद ऑल ओवर precious candidates who are actually watching both of us at this time, क्योंकि यही वो कीमती लोग हैं कि जिनके लिए हम ये सारी मेहनत करते हैं। तो आप उनके साथ तफसील से अगर शेयर कर सकें, इफ़ यू मे रिकॉल ऑल दी इंटरव्यू क्वेश्चंस, कैसे कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और उसमें खास तौर से जो सीक्रेट आप समझते हैं, जो आपकी सबसे बड़ी आप समझते हैं कि आपका एक स्ट्रॉन्ग एरिया था, तो वो डिस्कस कीजिए कि जिसपे आप देखिए ना, एक सामने कोई ऐसी चीज थी जिसने क्लिक किया ऑनरेबल जूरी को, और उसने ऑनरेबल जूरी मेंबर्स और चेयरमैन साहब ने आपको इतने नंबर्स दिए कि आपने माशाल्लाह से आप टॉपर में आ गए। अगर आपकी डीएमसी आ गई है तो डीएमसी के आप हमारे से शेयर कर लें।
इंग्लिश में कितने आपने सर बता आपको हाँ, जनरल नॉलेज में आपको कितने डी आए, इंटरव्यू में कितने आए, और फिर एक ताकि एक मतलब हम एनालिसिस करने के काबिल हो जाए कि कौन सा ऐसा स्ट्रांग एरिया था कि जिसने आपको इस काबिल बनाया कि आपने टॉप कर दिया। प्लीज मास। सर आपके सवाल को अगर मैं 5 हिस्सों में तकसीम करूं, तो एक हिस्सा तो ये होगा कि इंटरव्यू के दिन आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। दूसरा ये कि आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। तीसरा ये कि इंटरव्यू के दौरान आपने क्वेश्चन हैंडल किस तरह करने हैं। क्वेश्चन एक खास जॉब के इंटरव्यू के लिए उसका प्रिपरेशन कंटेंट क्या होना चाहिए। और पांचवी बात ये कि आपका और पैनल का आपस में इंगेजमेंट क्या है, आप उन्हें किस तरह क्वेश्चन के ऊपर इंगेज करते हैं। ये 5 एरियाज हैं जिन पे मैं चाहूंगा कि मैं अपना तो माज एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड इन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बिकॉज आपने जो है अभी नैब सीलदार का जो है इंटरव्यू है, वो प्रैक्टिकली आपने इंटरव्यू दिया है। इफ यू मे सर मैं रिकॉल आपको उसका एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैं उसका पूरा अहवाल आपको फिर बयान कर देता हूँ कि उस दिन प्लीज मेरा प्रैक्टिकल। प्लीज। पहले सर इंटरव्यू के लिए मैं, ऑल्दो गर्मी थी, लेकिन प्रॉपर फॉर्मल अटायर, टाई, और उसमें रंग का ख्याल, ये सब मैंने अपने पिछले इंटरव्यू की तैयारी में भी ये सीखा हुआ था, मेरा एक्सपीरियंस था, उसमें हेल्प किया। उसके बाद सर आप जाते साथ जैसे ही मैं रूम में एंटर हुआ, पैनल में एक तो डॉक्टर अजमल खान साहब थे जो पीपीएससी की तरफ से वो चेयर कर रहे थे पैनल, और 2 और मेंबरान थे, एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से थे और एक गालिबन प्रोफेसर साहब थे। तो जाते साथ डॉक्टर साहब ने मुझसे सवाल किया कि आप रहीमयार खान में कहाँ से हैं। अब ये सवाल उर्दू में था, मैं वैसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद मेरा इंटरव्यू इंग्लिश में हो जाए, कि उससे पहले मेरा तजर्बा इंग्लिश का था। बहरहाल उन्होंने पूछा आप कहाँ से हैं, तो मैंने जवाब दिया कि मैं भारत से। उसके बाद उन्होंने कहा जी इंट्रोड्यूस हो। मैंने कुछ 10-15 सेकंड में अपना इंट्रोडक्शन करवाया। तीसरा सवाल उनका ये था कि आपने पहले कौन कौन से इम्तहान, उसमें मैंने फिर उन्हें बताया कि मैंने पहले ये इम्तहान दिए हैं। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि इसका नतीजा क्या रहा, फिर मैंने नताइज बताए। चौथा सवाल ये था कि कैंडिडेट इम्तहानात में पास कम क्यों होते हैं और पीपीएससी के इम्तहानी तरीकेकार में आप इम्प्रूवमेंट की कोई सजेशन। उसके ऊपर मैंने सजेशन ये दी कि इम्तहान जो बिल्कुल जनरल नौयत का होता है एक मखसूस पोस्ट के लिए, उसमें कुछ सवालात उस पोस्ट से रिलेटेड भी डाल देने चाहिए, जैसे एफपीएससी कई पोस्ट के लिए करता है। इसके बाद उनने इस पर कमेंट किया कि हमें तो जर्नलिस्ट लोगों की जरूरत होती है, आपको तो हम ट्रेन कर देंगे बाद में, तो हमने तो आपका एप्टीट्यूड देखना। इसके ऊपर बड़े खुले दिल से मैंने मुस्कुराया, मैंने कहा जी सर आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं अपना मशवरा ये देना चाह रहा था। फिर उन्होंने मुझे रिकमेंड कर दिया, मतलब दूसरे मेंबर की तरफ। पहला सवाल जो उन्होंने मुझसे किया वो ये था कि खसरा गिरदावरी क्या होता है, जो कि क्रॉप इंस्पेक्शन रजिस्टर होता है उसके बारे में। अभी मैं बता ही रहा था तो उन्होंने कहा कि बस सिर्फ क्रॉप इंस्पेक्शन, पूरा बताइए, यानी उसके अंदर जो 10 फील्ड्स हैं उस रजिस्टर के अंदर, उनके नाम बताइए। अल्लाह का शुक्र है सर, मैं एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वीडियोस देखता रहा था, ये सब चीजें थोड़ा बहुत तैयार करके गया था, तो वो मैंने सब बता दिया। फिर उन्होंने मुझसे जनरल नौयत का सवाल किया कि रेफरेंडम क्या होता है। मैंने ये भी बता दिया कि रेफरेंडम क्या होता है, आइन में किस आइन के तहत और कौन से आर्टिकल के तहत रेफरेंडम की गुंजाइश। अब ये मुझे आर्टिकल तो याद नहीं था, लेकिन तरमीम याद थी कि फलां तरमीम है, वो भी मैंने बता दी। फिर उन्होंने पूछा कि एक फौजी रेफरेंडम क्यों करवाता है और एक असेंबली रेफरेंडम, उस पर भी मैंने अपनी राय दी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक सियासी राय दे रहे हैं। मेरा उसमें ये जवाब था कि एक सियासी सियासत से ताल्लुक है इस बात का, पॉलिटिकल साइंस में,
सियासी राय दी जा सकती है। फिर हम सारा पैनल में एक मुस्कुराहट आई और आगे बढ़े। फिर इसके अलावा उन्होंने मुझसे कॉन्स्टिट्यूशन से सर बहुत ज्यादा सवाल किए। कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स कहाँ पे हैं, और जब मैंने ह्यूमन राइट्स का बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप स्पेसिफिक आर्टिकल बताइए कि कहाँ से शुरू होता है। मैं ये तो बता सका कि फलां चैप्टर में है और आर्टिकल 8 से शुरू होता है, लेकिन कितने हैं और स्पेसिफिकली वो मैंने माजरत, उन्होंने भी मेरी माजरत कबूल। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि रिट पिटीशन के बारे में। तो रिट पिटीशन मुझे पता थी, 5 रिट पिटीशन, लेकिन दो के बाद मुझे, क्योंकि जाहिर बात है इंटरव्यू का दिन था, कई चीजें आपके जहन से निकल जाती, तो दो मैंने बताई तो मैं रुक गया। डॉक्टर अजमल खान साहब मुस्कुराए, मैंने कहा कि बेटा अब तो आपने 5 बोल दिया है, अब तो 75 पूरा करोगे तो बात आगे बढ़े। तो मैंने उनसे कहा कि सर इस वक्त तो मेरे जहन में नहीं है। खैर वो मुस्कुरा दिए। मैंने कहा अच्छा चलो अगला सवाल। ये सारे सवाल जब हो गए, फिर मुझे उन्होंने कहा कि क्यू वारंटो की जो रेट है, इसका आपके फील्ड के साथ क्या ताल्लुक है? ये भी मैं भूल चुका था, इस पर भी मैंने माजरत कर। फिर मेंबर जो थे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से, उनकी तरफ मुझे रेफर किया। उन्होंने जो मुझसे सवाल किए वो ये थे कि जमाबंदी क्या होती है, और जमाबंदी और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में क्या फर्क है। इसके अलावा कंसोलिडेशन का सवाल, मिसले हकीयत और मिसले मियादी का फर्क बताइए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो कितनी तरह का टैक्स और फीस वसूल करता है। इस पर मैंने जवाब दिया। फिर उन्होंने पचोतरे के बारे में, फिर ये पूछा कि पचोतरा जो है वो क्या 5% उसके अंदर से डिडक्ट होगा कलेक्शन के, या उसके अलावा 5%। मैंने इस पर कहा कि सर ये सर चार्ज होता है, इसके अलावा डिडक्ट होता है, उसके अंदर से नहीं। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि सर मैं तैयारी कुछ करके गया था, तो मुझे ये पता। फिर इवेक्सिटी प्रॉपर्टी के बारे में, और आखिर में उन्होंने मुझसे पूछा कि नंबरदार के बारे में बताइए, तो मैंने कुछ जवाब दे दिया। फिर कुछ सवाल थे PT1 PT3 के बारे में, कुछ इस तरह जो मुझे नहीं पता था, मैंने माजरत। लेकिन थ्रू आउट द इंटरव्यू मैंने बड़े तहम्मुल से उनके सवालात सुनता रहा और अपनी बारी का इंतजार किया, आराम से जवाब दिया, कोई जल्दबाजी नहीं। उनने भी मुझे प्रॉपर टाइम दिया अपना जवाब देने का, मेरी बात सुनना। फिर मैं, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट थी, बड़ा कॉर्डियल एनवायरनमेंट था, बड़े अच्छी तरह वेलकम किया, और जाते हुए मैंने सारे पैनल को सलाम किया। एक्सीलेंट माज। अच्छा माज, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ आप में इसलिए बिकॉज यू आर टॉपर ऑफ योर बैच। और जो दोस्त हमें इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी यकीनन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होंगे, क्योंकि आपकी टॉपर पोजीशन है। तो आप सबसे पहले तो आप हमारे साथ अगर DMC शेयर कर लें कि आपके स्कोर जो है वो कैसे कैसे रहे, तो फिर हम एनालाइज कर लें थोड़ा चीज़ों को, ताकि हमें पता लग जाए कि स्ट्रांग एरिया एक्चुअली आपका था क्या। जी सर, मेरे जो इंग्लिश में मार्क्स थे वो 69.25 थे, और जनरल नॉलेज में 65, और और इंटरव्यू इंटरव्यू में 70। 74। जी सर। अच्छा, तो मार्क्स तो फिर तो माशाल्लाह सबसे जो स्ट्रांग एरिया आपका रहा वो इंटरव्यू ही रहा है। यानी इंटरव्यू में आपको बहुत अच्छे नंबर्स दिए गए, बिकॉज डॉक्टर अटमल साहब जो है उनके लिए थोड़ा सा ये है, एक मतलब पाई जाती है, एक ओपिनियन है कि डॉक्टर अजमल साहब बहुत सारे लोगों को फेल भी कर देते हैं। और इंटरव्यू उनका जो है ना, एक पैरामीटर है, एक यॉर्ड स्टिक है, कि अगर किसी को वो रिकमेंड करते हैं तो इट मीन्स ही हैज़ ए टैलेंट। तो टैलेंट के बगैर डॉक्टर अजमल साहब के म्यार पे पूरा आना, उनके स्टैंडर्ड, उनके पैरामीटर क्राइटेरियन जो उन्होंने रखा हुआ है, उस तक आना एक मुश्किल काम है। एक कह लें कि एक बहुत ही लर्नेड जो मेंबर्स ऑफ द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे डॉक्टर नैयर साहब माशाल्लाह बहुत लर्नेड मेंबर गिने जाते हैं, तो डॉक्टर अजमल साहब का भी यही है
کہ डॉक्टर अजमल साहब भी एक लर्नेड मेंबर ऑफ दी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो ज्यूरी में जब जो बता चेयरमैन होते हैं तो बहुत सारे लोगों को तो ये फेल कर देते हैं, और अगर किसी को टॉपर के लिए 74 डॉक्टर अजमल साहब के कलम से निकले हैं तो इट मीन्स योर इंटरव्यू वाज वेरी गुड। अब देखिए एक चीज तो और जो इल्यूजन था हमारा शुरू से चल रहा था फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ द इंटरव्यूज ऑफ द तहसीलदार अप टिल द लास्ट इंटरव्यूज ऑफ द नैब सीलदार, बिकॉज आपको पता है कि फॉर द नैब सीलदार आई वाज एक्चुअली मैंने एक कोशिश की थी कि मैराथन करें और पूरा साथ साथ रहे तमाम दोस्तों के डिवीजन में, फीडबैक भी लेते रहे। तो इसमें एक हमारा इल्यूजन बन गया था कि जो कम्युनिकेशन है खासतौर से जो इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन है उसका बड़ा रोल है। हमारा ये चल रहा था क्योंकि तहसीलदार के सारे इंग्लिश में इंटरव्यूज हो रहे थे, नायब तहसीलदार में भी बहुत सारे कैंडिडेट ये कह रहे थे कि जो लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो उनको अच्छे नंबर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही है, आपके साथ तो कोई इंग्लिश ना बात ही नहीं की कि इंग्लिश में आप जितना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता रहे हैं सारा आपका उर्दू में इंटरव्यू हुआ है एंड स्टिल यू आर द टॉपर। तो एक आज हम अपना इल्यूजन जो उसका एंड कर लेते हैं कि असल में जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं इनको इंग्लिश के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए। ये नहीं है कि रिलेशन बना लें कि इंग्लिश आती है तो फिर ठीक है, नहीं आती तो वो माज शरीफ भी तो हो सकता है कि जो टॉपर हो। तो एक चीज तो इल्यूजन हम यहाँ पे एंड कर देते हैं। दूसरी चीज अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने भी देखा है कि आप जो मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आप बड़े तहम्मुल से बड़ी बुर्दबारी के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर अ गुड लिसनर, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बड़े कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करते हैं, ठहर ठहर के बात करते हैं। तीसरा आपका जो नॉलेज था वो बहुत अच्छा था, और एक और चीज जिस पे हम शुरू से ही बात कर रहे हैं और मैंने यहाँ भी देखा है कि आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन जिसे हम कहते हैं, या एक्चुअली वी one can say that grip of the departmental questions, dip of the terminologies of the department, especially revenue department is a very vast department. There are many अब देख रहे हैं कि बहुत सारे एक्ट्स हैं, बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस हैं, लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेगुलेशन है। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट से आपने तो माशाल्लाह जितने इतने, अब देखिए इवैक्यूएट प्रॉपर्टी जो है, इवैक्यूएट प्रॉपर्टी एक बड़ा टफ सब्जेक्ट गिना जाता है। इवैक्यू प्रॉपर्टी से आपसे हुआ, सरचार्ज से हुआ है, तो ये इकोनॉमिक्स का प्योर सवाल था। और ये सारे इतनी अच्छी तैयारी, जॉब डिस्क्रिप्शन माशाल्लाह इतनी अच्छी जॉब डिस्क्रिप्शन की तैयारी कर ली है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑल दी क्वेश्चंस इतने ग्रेसफुल तरीके से, इतने अच्छी तरीके से आपने आपने कहाँ से तैयारी की और कैसे मुमकिन हो सका कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बाद, आप तो रेवेन्यू को नहीं जानते थे यकीन, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की इतनी अच्छी ग्रिप कैसे बना ली आपने? सर यही मेरे पास भी उतना ही वक्त था जितना एक कैंडिडेट के पास होता है, तकरीबन एक आदमी घूमने का। उसमें ये था कि मुझे मालूमात बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं कहाँ से तैयारी करूँ, और ना ही मैंने कोई मटेरियल खरीदा। ऑल तो मैंने आपकी वीडियो देखी थी और आपने रिकमेंड भी की थी कि ये चंद किताबें हैं ये आप, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ रहता था, यहाँ किसी शॉप से मुझे मिला नहीं, मैं वो भी नहीं ले सका। मेरी सारी तैयारी इंटरनेट के थ्रू ही थी। बस मुझे ये थोड़ी जहन में क्लैरिटी जरूर थी सर, कि एक आदमी जो एक जॉब करता है उस जॉब की कोई डिस्क्रिप्शन होगी, उस जॉब में उसको रोजमर्रा के जो जरूरत की चीजें हैं वो आपको पता होंगी। उसमें लॉ, जाहिर बात है हमारे लिए जो हम लॉ के स्टूडेंट नहीं हैं, हमारे लिए ये यूट्यूब बहुत बड़ी नेमत बनी सर। बहुत ऐसे लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं, सर्च करने की जरूरत है। मैं देखिए मैंने कोई एकेडमी नहीं ज्वाइन की सर इसके लिए, मेरे लिए यूट्यूब बहुत बड़ा सोर्स था। बस मेरे जहन में क्लैरिटी जरूर थी कि मैंने किस किस एरिया को कवर करना है, और उस पर मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखी और notes jot down करी। अच्छा माज, हम स्टार्ट अब दोबारा एक शुरू से लेते हैं इसको। फर्स्ट थिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, आपने भी कहा, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में एक चीज़ को आज हमने जो इल्यूजन था उसको रिजेक्ट कर दिया कि इंग्लिश लैंग्वेज पे ग्रेप कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने इंग्लिश में आपने इंटरव्यू नहीं दिया, आपको उर्दू में इंटरव्यू हुआ। एक चीज़ हो गई, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, अटायर आपका, आप जैसे ड्रेसअप है, डेकोरम है, वो आपका अच्छा होना चाहिए। अगली चीज़ ये है कि डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं उनका जितना ज़्यादा कुछ, क्योंकि देखिए कि 3 मेंबर थे, एक तो मेंबर सिर्फ बैठे डिपार्टमेंट के लिए होता है, तो आपको डिपार्टमेंट के बारे में बड़ी अच्छी तरह से पता होना चाहिए। एक और चीज जो हमने देखी आज आपके इंटरव्यू से भी देखी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान,
اور ہسٹری آف پاکستان، پاکستان افیئر سے ریلیٹڈ، اسلامک اسٹڈی سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں ان پہ کینڈیڈیٹ کی اچھی گرپ ہونی چاہیے. یعنی جو بکس ہیں اس کا ریفرنس اگر پاکستان افیئر سے، پاکستان ہسٹری آف پاکستان، موومنٹ آف پاکستان، اور اسپیشلی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ کرنٹ سچویشن. اب دیکھیں کرنٹ اصل میں تو یہ تھا ریفرینڈم اور یہ چیزیں جو چل رہی تھی، دیر از این اکانومک اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کہ جس کی باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، ہو رہی ہیں کرنٹ الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، یہ ساری باتیں چل رہی ہیں. تو یہ کرنٹ افیئر پہ بھی آپ سے باتیں ہو گئی. تو ان کے علاوہ معاذ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی کوئی ایسی دو چیزیں اور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایکچولی دیز ور دی اسٹرانگ ایریاز، اینڈ بیکاز آف دیز اسٹرانگ ایریاز یو آر ایبل ٹو ٹاپ ایکچولی دی ریجن آف بہاول پور ڈویژن. تو اور کوئی صرف دو ایسی چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کر لیں تاکہ ہم وہ سیکرٹ تک پہنچ سکیں کہ سیکرٹ کیا تھا کہ 74 آپ نے ڈاکٹر اجمل خان صاحب سے لے لیے. جی سر. سر ایک تو آپ نے دو نام لیے، ڈاکٹر اجمل خان صاحب کا اور نیئر صاحب کا. تو میں دونوں کے سامنے انٹرویو میں بیٹھ چکا ہوں، اور دونوں ہی بہت مشکل مطلب پینلسٹ رہے ہیں میرے دونوں انٹرویوز میں. ڈاکٹر اجمل خان صاحب اس میں، اور پی ایم ایس میں نیئر صاحب، دونوں بہت مشکل کینڈیڈیٹس تھے، بہت مشکل پینلسٹ. اور ان کی ایک عادت ہے، یہ کراس کوشچن بھی کرتے ہیں، اور جب آپ جواب دے رہے ہوتے ہیں تو ان کے چہرے کے اوپر ایک وہ نفی کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اور یہ آپ پر کبھی کبھی تنقید بھی کرتے ہیں، اور تھوڑا سا مطلب آپ کو پریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن شاید میرے خیال سے یہ ان کا طریقہ ہے کسی ایک کینڈیڈیٹ کا کانفیڈنس جانچنے کا، یا یہ جانچنے کا کہ وہ اپنی بات پر کتنا فرم ہے. اب دیکھیے، جب ڈاکٹر اجمل خان صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ خسرہ گرداوری کیا ہے، اور میں نے کہا کراپ انسپیکشن، انہوں نے فوراً مجھ سے کہا کہ بس صرف کراپ انسپیکشن، اس میں 10 چیزیں اور. تو اس طرح سے، لیکن یہ تھا کہ میں پینک نہیں ہوا. اور بہت سارے سوال ایسے بھی ہیں سر جن کے جواب میں نہیں دے سکتا. اس کے اندر میں نے خود مینشن کر دیا کہ 6-7 ایسے سوال تھے جہاں مجھے معذرت کرنی پڑی. بلکہ ایک سوال میں تو میں بیچ میں رک بھی گیا، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب آپ چوترا پورا کریں. تو میں تو جب انٹرویو دے کے آیا تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ بڑا مشکل انٹرویو ہو سکتا ہے میرا پاس ہی نہ ہو، اور پینلسٹ مجھ سے نہ پوچھے. اللہ کا شکر ہے. مجھے جو چیز سر محسوس ہوئی کمیونیکیشن کے حوالے سے، کمیونیکیشن میں کلیئرٹی امپورٹنٹ ہے، لینگویج امپورٹنٹ ہے. آپ اپنی بات پینلسٹ تک پہنچانے کے قابل ہوں، آپ کے پاس الفاظ ہوں اپنی بات کرنے اور ان کے سوال کو سمجھنے. مجھے سر یہ چیز محسوس اچھا معاذ، اس کو باقی. میں سم اپ کروں، میں ایسے دیکھتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کانفیڈنس اچھا ہونا چاہیے، سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے فار دی کمیونیکیشن اسکل. میڈیم آف کمیونیکیشن از ناٹ امپورٹنٹ، کلیئرٹی از دی امپورٹنٹ، دیٹ ہاؤ مچ یو آر کلیئر اباؤٹ یور concepts, how much clear about the questions, how much you have a knowledge، آپ کے پاس نالج کتنا ہے، کلیئرٹی آف دی کنسپٹس کتنی ہے، کتنے کانفیڈینس اور سیلف کانفیڈینس کا، اور آپ کو پینک نہیں ہونا چاہیے. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو میں نے پک کی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ بھی ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں، بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج آپ یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ questions and answer these are actually not so important. آپ دیکھیں بہت سارے question answer آپ سے، آپ خود کہہ رہے ہیں question آپ سے ڈراپ ہو گئے، کہ کوشچن ڈراپ ہو جانا مسئلہ نہیں ہے. اب جو بہت سارے ہمارے دوست جو ویٹ کر رہے ہیں انٹرویو کے لیے، وہ دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ کوشچن، اب میں ایک ٹاپر سے بات کر رہا ہوں جو یہ پورے ریجن کو جنہوں نے ٹاپ کیا ہے، پی ایم ایس اپنا پاس کیا ہے، ان کی بھی آپ کی بھی معاذ یہ اوپینین ہے کہ کوشچن ڈراپ ہو جانا ڈزنٹ میٹر. جو بچے پریشان ہو رہے ہیں کہ جی 1-2 سوال ہمارے ڈراپ ہو گئے، 3 سوال ڈراپ ہو گئے، ڈزنٹ میٹر. ون تھنگ. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ خود سے اینالائز نہیں کر سکتے، بیکاز اف آئی ایم رائٹ، تو معاذ آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ پریشان تھے، اینڈ جو آپ اینالائز کر رہے تھے اپنے انٹرویو کو، تب کا ریلیسس یہ تھا کہ میں شاید پاس ہی نہ کر سکوں، اور وہ بھی ڈاکٹر اجمل خان سے یو اسکورڈ 74. تو یہ جو ہم پریڈکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایک طرح سے پریڈکٹ کیا بھی نہیں جا سکتا. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹرویو اچھا تھا یا برا تھا، لیکن ہم ایسے پریڈکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ سے پریڈکٹ کروایا جاتا تو یقیناً آپ کہتے کہ یہ کبھی نہ کہتے کہ آئی ول بی دی ٹاپر آف دی انٹرویو. تو
ये कुछ चीजें हो गई कुछ। इसके अलावा माज कुछ रिकमेंड करना चाहे कैंडिडेट्स को, कुछ आपके पास ऐसे नोट्स हों जो आपने ड्यूरिंग द रिटन टेस्ट आपने किए हों, इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए कुछ आपने कोई खास ऐसा मीडियम आपने यूज किया हो, कुछ ऐसी बुक्स, कुछ ऐसे रेफरेंसेस जो आप शेयर करना चाहें दोस्तों के साथ। और इसके अलावा कोई और ऐसी चीज जो अभी आप समझते हैं, अब रिकॉल कर सकते हैं कि जो और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो दोस्त हैं, उनको भी टॉप करने में वो चीज़ मददगार हो सकती है। तो ऐसी चीज़ अगर आप शेयर करना चाहें तो। जी सर, एक बहुत जरूरी चीज जो मैंने अपने सारे सफर में सीखी, और मैं चाहूंगा कि आप भी इस पर मेरे साथ कमेंट करिएगा, कि सर हम बहुत सारी चीजें पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको रिटेन नहीं कर पाते। और आखिरी 2-3 दिनों में हम इस पैनिक में कि शायद हमें कुछ और सवाल पेपर में आ सकते हैं, हम नई चीजें पढ़ रहे होते हैं। और एग्जाम वाले दिन, क्योंकि जनरल नॉलेज का पेपर है, 4 ऑप्शंस हैं उसके अंदर, और ऑप्शन मिले जुले से लग रहे होते हैं, कभी कभी आप उसमें चॉइस करने में गलती कर जाते हैं। तो रिवीजन सर मेरे नजदीक बहुत, और और जो चीजें आप पढ़ रहे हैं उनको रिटेन करना बहुत। इस पर सर आप एक दफा कमेंट करें तो फिर हम मैं बात आगे करूं। अब देखिए माज ये तो कमेंट करने से, देखिए जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है एक्चुअली इट्स अ चेंज ऑफ बिहेवियर। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लर्निंग इज द इम्पोर्टेंट, एंड व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग इज द चेंज ऑफ बिहेवियर। चेंज ऑफ बिहेवियर उस वक्त होता है कि जब आप रिवाइज करते हैं चीज़ों को, और चीज़ों को रिटेन कर लेते हैं, अपने मेमोरी का पार्ट बना लेते हैं। तो मेमोरी पार्ट बनने के बाद ही जो है कोई चीज़ आपका वो बनती है। तो माज कोई ऐसा मैसेज जो आप दोस्तों को देना चाहें, क्योंकि आपका मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो टॉपर की बात होती है वो तो बहुत लोग सुनते हैं, उसको फॉलो भी बड़ा करते हैं। तो ऐसा कोई मैसेज जो दोस्तों के लिए हो। मैसेज तो यही कि अभी आप मेरे लिए एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, टॉपर। अल्लाह का शुक्र है सर, मैं इसके लिए अल्लाह का कितना शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन किसी जगह पे मैं अनसक्सेसफुल भी रहा हूँगा। मेरा मैसेज अपने दोस्तों के लिए यही है कि चीजें कोई दुनिया में किसी से ज्यादा काबिल या कम काबिल नहीं। अल्लाह ने एक वक्त रखा होता है, सबके लिए तय किया होता है। तो उस वक्त में किसी के साथ कुछ भी अच्छा हो सकता है, बस आपने मेहनत नहीं छोड़नी। बाकी पढ़ाई के हवाले से सर मैं ये अपना तरीका आपको बता देता हूँ सर, कि मैंने जो बुक्स फॉलो की। 2 तरह की किताबें सर मार्केट में अवेलेबल है। एक तो आम जनरल नॉलेज की कोई भी किताब, उसमें आप कारवान की ले लीजिए, वर्ल्ड टाइम्स की ले लीजिए, कोई भी जनरल नॉलेज की किताब जो एक सिलेबस या एक पैटर्न जो जनरल नॉलेज का है, उसके ऊपर बेसिक जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे, वो किताब जरूर स्टूडेंट्स को एक ले लेनी। और मेरे नजदीक एक किताब सर काफी, कोई भी एक किताब encyclopedia। उसके साथ एक पास्ट पेपर की किताब। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा सर, हम ये किताबें पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमने 1 माह पहले जो किताब पढ़ी है, इम्तहान वाले दिन हम वो बातें हमारे सामने आएंगी तो हम वो कर सकेंगे, लिख सकेंगे। इसमें रिवीजन का बहुत बड़ा रोल। अगर कैलकुलेट किया जाए, मैंने मैंने कोशिश भी की कैलकुलेट करने की। अगर सर आप 10 सेकंड में एक एमसीक्यू पढ़ते हैं, तो आपको इस तैयारी में तकरीबन 25 दिन लगेंगे, 3 घंटे रोजाना के साथ। और अगर आप उस पर 1 मिनट लगाते हैं, थोड़ा सा उसको रिटेन करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा उसको उस पर तदब्बर करने की कोशिश करते हैं, तो आपको 2 महीने लग जाए, बस। इससे ज्यादा तैयारी नहीं है। लेकिन डेडिकेशन जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है, और चीजों को रिटेन करना, रिवाइज करना जरूरी है। आप किसी तरह आप अपने रिवीजन का कोई तरीका बनाइए। अब मैं क्या करता था कि मैं मेरे पास सर ये काउंटर है एक, ये देखिए, ये पुराने जमाने में तस्बीह होती थी, मैं इसको एज अ काउंटर यूज करता। मैं पास्ट पेपर की मैं आपको मिसाल बताता हूँ। ये पास्ट पेपर की किताब है, इसके मैंने यूं सेक्शंस करके, ताकि ये मुझे कैरी करने में आसान हो, मैंने ये बारीक सेक्शंस में इसको, मैं पास्ट पेपर खोलता हूँ सर, और एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका आंसर अपनी तरफ से चूज करता था, और साथ ही मैं आंसर की में देख लेता। अगर मेरा करेक्ट है तो मैं इधर से अपना एक नंबर लिख लेता था, एक्सीलेंट। और अगर मेरा करेक्ट नहीं होता था
تو اس کا आंसर मैं अपने पास यहाँ नोटबुक में नोट कर लेता गुड। हूँ। क्या होता है सर, इससे मुझे एक पेपर सॉल्व करने में 20 मिनट लगते हैं, और मेरी प्रैक्टिस भी होती थी, और साथ ही मैं जो मुझे नहीं आते थे वो मैं लिख भी लेता था, और लेटर में ये जो मुझे नहीं आते थे मैं सिर्फ ये रिवाइज करता था। इस तरह बहुत सारी स्मार्ट टिप्स हैं, मैं भी दे सकता हूँ, मेरे और साथी भी दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं दोस्त। लेकिन आखिर मेरा मैसेज यही है कि मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं काम आ जाती है। आज नहीं आएगी, कल आ जाएगी, किसी और दिन आ जाएगी। आज अगर मुझे जफर अब्बास साहब टॉपर कह रहे हैं, तो शायद मैं किसी और इम्तहान में बाकी दोस्तों जैसा ही हूँ, और मैं अब भी बाकी दोस्तों जैसा हूँ। तो एक शेर सर मैं सुनाना चाहूंगा, जी मैं प्लीज। बड़ा, मुझे बहुत पसंद है, और मैं चाहता हूँ कि दोस्त इसको याद रखें। जी बल्कि प्लीज। अगर मैं दो सुनाऊं, अगर आप इजाजत दें तो मैं दो नहीं सुनाऊं। जरूर, दो दो ही सुनाइए आप। तो पहला तो ये है कि इस कदर गूंदना पड़ती है लहू से मट्टी, हाथ घुल जाते हैं तब कूजागरी आती। वाह। तो मेहनत का कोई नहीं करना, आप तो एक्सीलेंट। कमाल। भूल जाएंगे तब कूजागरी आएगी, तो लेकिन मेहनत आप हम जरूर आएगी। कमाल कमाल जनाब। बस आखिरी शेर, और शायद हम, अगर आप कहें तो हमीदा रियाज का सर शेर है, मैं अक्सर ये पढ़ा करता था जब, सर इम्तहान जो है हम समझते हैं कि इम्तहान पर्चा होता है, इम्तहान लोगों की जिंदगियों में चल रहे होते हैं। लोग अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें फेस कर रहे होते हैं, किसी की तबीयत खराब होती है, किसी के घर के हालात खराब होते हैं, कोई गरीब है, कोई एकेडमी अफोर्ड नहीं करता। कई सर मेरे दोस्त ऐसे हैं जो किताब, पुरानी किताब लेना भी अफोर्ड नहीं। कई ऐसे दोस्तों को मैंने देखा जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे होंगे, कुछ और कर रहे हैं। तो हर किसी की स्ट्रगल है सर, मेरी अपनी स्ट्रगल है, आपकी होगी, किसी की होगी, तमाम दोस्त हम सब स्ट्रगलर्स। तो इसमें बहुत सारे हर्डल्स भी आते हैं। तो शेर ये है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। वाह। जो कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। वाह। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर अक्सर होता है। होता है। पर तुम जिस वक्त में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो। वाह। जो होगा कमाल। देखा जाएगा। देखा जाएगा। सो नाइस, इतना अच्छा माशाल्लाह, इतना प्यारा जो है शेर। और मेरा ख्याल है इससे आगे हमारी गुफ्तगू को कोई और क्लाइमेक्स हो ही नहीं सकता है। तो इतने प्यारे शेर पे अगर हम आज की गुफ्तगू जो है महाज अगर इसी को वाइंड अप करें, तो नो डाउट एक बहुत ही प्यारे शेर के जैसे ही आप हैं। आप माशाल्लाह, जितना ये शेर प्यारा था, जितनी ये पोएट्री प्यारी थी, इतने ही आप प्यारे हैं, आपकी पर्सनैलिटी इतनी ही प्यारी है। और मेरा मैसेज आपको ये है माज, मेरे और दोस्तों से भी था, कि मैंने जब नैब सीलदार के इंटरव्यूज शुरू हुए फैसलाबाद डिवीजन से, तो मैंने सोचा बहुत से बच्चे परेशान थे, यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे, अकेडमीज का पूछ रहे थे। मेरे पास बहुत सारे बच्चे, क्योंकि उनको पता था, बिकॉज आई हैव एन 8 years एक्सपीरियंस इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आफ्टर दैट आई स्विच ऑफ टुवर्ड्स द टीचिंग प्रोफेशन, आई वाज एक्चुअली engaged इन एज ए लेक्चरर इन, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो पढ़ा रहा था गवर्नमेंट कॉलेज में। फिर मैंने और डिपार्टमेंट्स में ज्वाइन कर लिया। तो उनको पता था, तो बहुत सारे लोग मेरे पास आ रहे थे। मैंने एक सोचा कि यार ऐसा करते हैं, एक छोटी सी शम्मा जलाते हैं, कुछ जो इन बच्चों को बताना है, तो क्यों ना उसकी एक दो वीडियो बना लीजिए। बहुत दफा आपसे इंटरेक्शन हुआ, तो आपने भी कहा कि सर ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि इन पे आप वीडियो बनाएं। तो मैंने आपके कहने पे भी 2-3 वीडियोस जो है वो बनाई थी। आप मेरे साथ इंटरेक्शन में थे, मेरे साथ बड़ा अच्छा एक लाइजान था हमारा दरमियान में। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि वो शम्मा बहुत छोटी थी जो मैंने उस वक्त जलाई थी, मुझे वीडियो बनाना ही नहीं आता, आज भी मुझे वीडियो बनाना नहीं आता। मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे साथ थोड़ा हेल्प आउट कर देते हैं, तो मैं ये सारा कर पाता हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं आता है, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। एंड अदर थिंग माज, मेरा अल्लाह देख रहा है, मैंने ये अल्लाह के लिए किया है, और इसकी जजा भी मुझे अल्लाह देगा अगर मैं कुछ कर सका हूँ आप लोगों के लिए। तो मैंने, इवन आई एम नॉट इंटरेस्टेड
एनी टाइप ऑफ अ कमर्शियल एक्टिविटी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मैं एक सिंगल पेनी जो है मैं हराम समझता हूँ कि मैं किसी बच्चे से लूँ। मैं दे सकता हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये एक सदका जारिया है। जितना हम दे सकते हैं ये अल्लाह के लिए है, और सबसे ज्यादा आपको देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की। मेरा आपके लिए एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है मास। आप मेरी एक छोटी सी मैंने शम्मा जलाई थी, अब इस शम्मा से एक शम्मा जलाएं और शम्मा जलाएं, इससे बड़ी रोशनी हो जाएगी। आप बड़े अच्छे प्रोफेशन में आ गए हैं, तहसीलदार बहुत अच्छी पोजीशन में होता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए प्रॉब्लम है, उनको जॉब का प्रॉब्लम आ रहा है, रिटर्न टेस्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, अकेडमीज में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, अकेडमीज बहुत महंगी हो गई हैं। लेकिन यूट्यूब एक हमारे पास ऐसा चैनल है जिसमें हम उस ज़ात के लिए कर सकते हैं जिस ज़ात ने ये पूरी कायनात खल्क की है, और जिसने कुरान जैसी एक मुकद्दस एक बड़ी किताब जो क़यामत तक रहनी उसका आगाज इकरा से किया। तो इस इकरा के लफ्ज से एक जो शमा हमने जलाई है, आप उस शमा का हिस्सा बनिए, उस शमा से और शमा जलाइए। मैं आपका जो नंबर है आपकी इजाज़त से रिफ्लेक्ट करूंगा अपनी स्क्रीन पे, दोस्तों के से कहूंगा कि वो आपका नंबर लगाएं आपकी तस्वीर के साथ। जो लोग आपसे जी सर। कांटेक्ट करते हैं, जो लोग आपसे गाइडलाइन लेना चाहते हैं, उनके साथ अपने नोट्स शेयर कीजिए, अपने आइडियाज़ शेयर कीजिए। जिन तक आप जा सकते हैं, 2 लोगों तक जा सकते हैं, 10 लोगों तक जा सकते हैं, 1 लाख बंदे तक जा सकते हैं, सारी कैंडिडेट्स तक जा सकते हैं, उन तक अप्रोच कीजिए। गिव देम द हैंड, उनके साथ आप उनकी मददगार बने उनके, और इसका सिला आपको अल्लाह ताला की ज़ात देगी। माज आपसे बातचीत करके, आपकी कामयाबियों के बारे में जानकर, आपकी पर्सनैलिटी, आपके जो आपने सीक्रेट्स बताए इंटरव्यू के लिए, इन पे मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपके लिए दुआ गो भी हूँ कि ये आपका एक नुक्ता आगाज़ बने। यू हैव एक्चुअली स्टार्टेड योर लाइफ एंड स्टिल देयर इज़ मच मोर टू डू। तो आपने बहुत कुछ अभी करना है। मेरी दुआएं भी आपके साथ है। आप आखिर में माज कुछ कहना चाहें तो दोस्तों के लिए। जी माज। मेरी आवाज़ आ रही है माज आपको? जी सर। जी सर, आपकी जी। दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ना सिर्फ दुआओं का शुक्रिया सर, बल्कि आपने जो ये तमाम एफर्ट किए, ये हम जैसे सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा मददगार थी। अपने दोस्तों से सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत आपकी किसी न किसी दिन आपके काम आ जाएगी। मेहनत ना छोड़िए और कॉन्फिडेंस रखिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए। कोई किसी से ज़्यादा काबिल नहीं होता। मैं अपने बाकी किसी दोस्त से कम या ज़्यादा काबिल नहीं हूँ। वो मैं भी वैसा ही हूँ, आप भी मेरे जैसे ही हैं। बस आप अपना मेहनत जारी रखिए, इंशाल्लाह आप भी एक न एक दिन किसी अच्छी जगह पे होंगे। बस इस दुआ के साथ से अल्लाह सबको मेहनत की और हिम्मत की तौफीक है। आमीन। बहुत अच्छा लगा माज, बहुत अच्छी सिटिंग रही आपसे, बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेजेस थे जो आपने दिए। आपकी तरफ से जो आखिरी मैसेज है वो यही है कि काम करते रहें, मेहनत करते रहें, और एक दिन मेहनत किसी न किसी प्रोस्पेक्टिस से आपको ज़रूर आपको उसका रिवार्ड मिलेगा मेहनत का। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे, इतना कीमती वक्त दिया। आपकी बड़ी खुशी के दिन चल रहे हैं, तो इन दिनों में हम भी आपके साथ हो गए। और इंशाअल्लाह जो आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त जो अभी आ रहे हैं, उनकी भी खुशी कैसे ज़रूर देना आएंगे कि इंशाअल्लाह उनको भी हमने इसी तरह से लिया होगा साथ, और उनका मैसेज भी हम उनसे ले रहे होंगे। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।